Now, let's see the sources for studying medieval Indian history. What are the sources for studying medieval Indian history? We will see here. Just like a detective collects evidence to piece together complete story of how a crime was committed, the historian used different types of sources to learn about the past and reconstruct history. These sources are a historian's tools to study the past. अब जैसे ही देखो यहाँ पर एक बताया गया कि किस तरह से एक डिटेक्टिव जो बहुत सारे एविडेंस लेके बहुत सारे क्लूज़ के अकॉर्डिंग किसी क्राइम को सॉल्व करता है, उसी तरह से हिस्टोरियंस भी हैं, वो जो सारे बहुत सारे सोर्सेज होते हैं, एविडेंस होते हैं, आर्कियोलॉजी के थ्रू जो मिलते हैं या लिटरेरी सोर्सेज मिलते हैं, उन सभी क्लूज़ को वो आपस में ज्वाइन करके हिस्ट्री की स्टोरी हमें बताते हैं या हिस्ट्री हमारे पास्ट से हमें अवगत कराते हैं. Isn't it? Which sources to look out for while reconstructing medieval Indian history? अब यहाँ पर कौन कौन से सोर्सेज हैं वो देखेंगे. फर्स्ट इज आर्कियोलॉजी सोर्सेज. आर्कियोलॉजी सोर्सेज. What is archaeology sources? The study of history through material remains of human life is known as archaeology. The study of history of through the material remains of human life, it is known as archaeology. अब such sources are maybe include monuments, पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स, इंस्क्रिप्शन एंड कॉइन्स. ये सारे सोर्सेज हो सकते हैं आर्कियोलॉजी जो डिगिंग एक्सकवेट करने के बाद, डिग आउट करने के बाद मिलते हैं. नाउ लेट्स सी व्हाट आर दैट सोर्सेज वन बाय वन. दैट्स मॉन्यूमेंट एंड बिल्डिंग्स. ये मॉन्यूमेंट एंड बिल्डिंग्स जो डिग आउट तो किए हुए नहीं है, लेकिन दे आर टिल नाउ फाउंड इन समवेयर, सम प्लेसेस. जैसे द स्ट्रक्चर. These structures can be big or small. Some are beautifully intact, others are in ruins. Forts, palaces, temples, tombs, mosques, clock towers, gardens and so on are the example of this monuments and buildings. हमने बहुत सारे अपने आजू बाजू बिल्डिंग्स और मॉन्यूमेंट देखा है ना. आप घूमने जाओ, बहुत सारे पैलेसेस मिलेंगे, बहुत सारे फोर्ट्स मिलते हैं, फिर सम स्पेसिफिक टाइप ऑफ मीनार और स्टैचूज़ आपको दिखाई देंगे. तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारी हिस्ट्री, हमारे पास्ट को डिपिक्ट करती हैं. नेक्स्ट इज इंस्क्रिप्शन. अब ये इंस्क्रिप्शन क्या है? इंस्क्रिप्शन आर द राइटिंग इनग्रेव्ड ऑन सॉलिड सरफेस. इंस्क्रिप्शन क्या है? सॉलिड सरफेस में इनग्रेव किया जाता था राइटिंग. तो पहले क्या था? पहले ये जो फरमान होते थे, हाँ, डिक्रीज़ होते थे जो ऑफिशियल्स गवर्नमेंट की तरफ से इशू होते थे, तो वो उनको क्या था? इंस्क्राइब कर दिया जाता था पिलर्स में, स्टोन्स में या मेटल्स में. तो उसको क्या कहते हैं? इंस्क्रिप्शन. तो इसके थ्रू भी हमें मिडीवल पीरियड की जानकारी मिलती है. फिर एक कॉइन्स. Coins is the medieval period were mainly made of metals such as silver, gold and some alloys. कुछ अलग तरह के भी alloys से बने हुए होते हैं. These had different scripts and figures inscribed on them. लेकिन ये मेटल के तो होते हैं बने, लेकिन इनमें जो फिगर्स होते हैं या उस पर इंस्क्राइब किए होते हैं वो डिफरेंट लैंग्वेजेस में होते हैं. तो ये सारी चीज़ें भी हमें मिडीवल हिस्ट्री के बारे में बताती हैं. ये एक सोर्स है. स्कल्पचर्स. अब स्कल्पचर्स क्या है? द स्कल्पचर्स वेर मेड ऑफ ब्रॉन्ज, वुड और स्टोन, डिपिक्टेड फिगर्स, गॉड्स एंड गॉडेस एंड किंग्स. फॉर एग्जाम्पल नटराज और डांसिंग शिवा, ये सारे स्कल्पचर्स है. फिर उसके बाद पेंटिंग्स आते हैं. पेंटिंग के थ्रू भी हमें अपने पास्ट के बारे में बहुत सारी नॉलेज मिलती है. पेंटिंग्स कैन बी फाउंड इन द फॉर्म ऑफ murals, portraits and miniature paintings on scrolls,
and pieces of paper compiled as books. Different styles of painting developed in different parts of India. तो यहाँ पर जैसे है मुरल्स, अब ये मुरल और मिनिएचर क्या है, तो ये भी एज अ टाइप ऑफ पेंटिंग है, जिसमें मुरल क्या है कि अ लार्ज पेंटिंग डन ऑन अ वॉल, बड़े बड़े पेंटिंग्स को, मतलब अपने जो फीलिंग्स वगैरह अच्छे थे या उस समय जो स्थिति होती थी तो उनको बड़े बड़े वॉल में पेंटिंग के रूप में डिपिक्ट कर दिया जाता था। फिर ये सारी जानकारी जो देखने, फिर हिस्टोरियंस ने उन सबको देखकर फिर उन्होंने ये बताया कि उस मेडिवल पीरियड में इस तरह की सिचुएशन थी, ऐसे राजा होते थे, वो आपस में लड़ाई करते थे वगैरह वगैरह। उसी तरह से मिनिएचर्स भी एक तरह का पेंटिंग है, लेकिन दैट इज़ मच स्मॉलर देन थिंग्स ऑफ द सेम काइंड। बहुत छोटे छोटे पेंटिंग्स में वो डेवलप हुए रहते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में भी जो है पेंटिंग स्टाइल्स डेवलप हुए मेडिवल पीरियड में। अब नाउ कम टू द रिलीजियस और लिटरेरी सोर्सेज, जिसको हम लोग बोलेंगे, सॉरी, लिटरेरी सोर्सेज। Here you can see the literary sources. What is literary sources? Literary sources are found in the written form. They were written in many languages such as Persian, Sanskrit, Arabic, Urdu, regional languages and so on. In the early medieval period, देखो यहाँ पर ये क्या, लिटरेरी सोर्सेज जो रिटन फॉर्म में रहता है, वो सोर्स जो रिटन फॉर्म में रहता है और डिफरेंट लैंग्वेजेस में रहते हैं। अब ये कहा जा रहा है कि इन द अर्ली मिडिवल पीरियड पेपर वाज स्टिल नॉट यूज्ड इन इंडिया। उस समय तक भारत में पेपर, हालांकि वो चाइना में पेपर का इन्वेंशन हो चुका था, लेकिन इंडियन वे आर नॉट यूज दैट पेपर। द मटेरियल यूज्ड फॉर राइटिंग दैट इज palm leaves, bark of birch, birch trees, animal skin, हाँ, ये सारी चीज़ों में लिखे जाते थे, जिसको मैन्युस्क्रिप्ट्स भी बोलते हैं, है ना। और लेकिन मेडिवल पीरियड में, जो लेट मेडिवल पीरियड में, पेपर बिकेम द चीफ राइटिंग मटेरियल। तो इस तरह से यहाँ पर लिटरेरी सोर्सेज जो था, अर्ली मेडिवल पीरियड में पेपर इन्वेंशन नहीं था, लेकिन लेट मेडिवल पीरियड में पेपर में जो है राइटिंग स्किल्स, जो भी राइटिंग थे वो लिखे जाने लगे। सॉरी, नाउ लेट्स सी द लिटरेरी सोर्सेज। अब यहाँ लिटरेरी सोर्सेज को भी दो भागों में डिवाइड कर दिया है, रिलीजियस रिटन सोर्सेज और दूसरा है नॉन रिलीजियस सोर्सेज। अब सॉरी, रिलीजियस सोर्सेस क्या है? Just see. Religious texts such as the Ramayana and the Mahabharata, the sayings of saints such as दोहास फॉर्म अ पार्ट ऑफ देयर लिटरेरी सोर्सेज। ये सारे सेइंग ऑफ सेंस थे, ये रिलीजियस टेक्स्ट थे, ये रामायण महाभारत, दे टेल अस मोर थिंग अबाउट द मेडिवल पीरियड। इसको रिलीजियस रिटन सोर्स बोला जाता है। अब दूसरा हो गया नॉन रिलीजियस सोर्सेज, जो हो गए वो क्या थे रिटन सोर्सेज? तो ऑटोबायोग्राफीज एंड बायोग्राफीज। ऑटोबायोग्राफीज एंड बायोग्राफीज क्या है? There are life stories of important individuals such as king, emperor. They were written by the individual himself or by scholars residing at his court. ये जो थे, जो बायोग्राफीज थी या बायोग्राफीज थे, जो किंग्स होते थे या एम्परर होते थे, वो उनके द्वारा लिखे गए हो या उनके स्कॉलर्स के द्वारा लिखे गए हो या उनके कोर्ट के दरबारी के द्वारा लिखे गए हैं, ये ऑटोबायोग्राफीज और बायोग्राफीज। यहाँ आपको ये जानना ज़रूरी है कि ऑटोबायोग्राफीज क्या है। ऑटोबायोग्राफी है स्टोरी ऑफ पर्सनस लाइफ रिटन बाय दैट पर्सन, वो उसी पर्सन के द्वारा लिखा जाता है। और उसी तरह बायोग्राफी क्या है? स्टोरी ऑफ अ पर्सन लाइफ रिटन बाय समबडी एल्स। इन दोनों में आपको थोड़ा अंतर समझ लेना। ऑटोबायोग्राफी उसी पर्सन्स के द्वारा लिखा जाता है और
बायोग्राफीज है कि पर्सन की स्टोरी लिखी जाती है, पर्सन्स लाइफ लिखी जाती है, लेकिन किसी अदर पर्सन के थ्रू, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर हम लोग बहुत सारे देखेंगे आगे में कि बायोग्राफीज़ है, ऑटोबायोग्राफीज़ है, जैसे बाबरनामा है, बाबर द्वारा लिखी गई। उसी तरह से बायोग्राफी है पृथ्वीराज रासो, जो कि चंद बरदाई के द्वारा लिखी गई है। आप आगे हम लोग पढ़ेंगे लिटरेरी सोर्सेस कौन कौन से हैं, ये जो बायोग्राफी है, कोर्ट क्रॉनिकल्स है, देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है कोर्ट क्रॉनिकल्स, ये भी नॉन रिलीजियस रिटन सोर्स है। मीन्स सेवरल स्कॉलर्स रोट अबाउट द हिस्ट्री ऑफ डायनेस्टी ऑफ द पीरियड, देयर टेक्स्ट वेयर नोन एज कोर्ट क्रॉनिकल्स। बहुत सारे जो कोर्ट जो क्रॉनिकल्स होते हैं, जो क्रॉनिकल्स बोलेंगे एक तरह से हम लोग उसको बोल सकते हैं रिकॉर्ड, जो कोर्ट के रिकॉर्ड, जैसे सेवरल स्कॉलर्स जो होते थे, नॉवेल्स होते थे, वो लिखते थे डायनेस्टीज़ के बारे में, उनके किंग के बारे में, ऐसा उस पीरियड में क्या क्या हुआ वो उसके बारे में, तो उसको कोर्ट क्रॉनिकल्स कहते हैं। इस सारी भी चीज़ें जो हमें आज अकबर, बाबर, हुमायूं या पृथ्वीराज या चंदेलोज के बारे में या मगध, बहुत सारी जो जानकारी, ये सारी कोर्ट क्रॉनिकल्स के थ्रू जानकारी मिलती है। फिर राइटिंग ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स, राइटिंग ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स, बहुत सारे जो फॉरेन ट्रैवलर्स ट्रेड करने के इरादे से या घूमने के इरादे से बाहर आते थे, तो वो भी कुछ राइटिंग्स लिखते थे, तो उससे भी जानकारी मिलती है। तो मेनी फॉरेन ट्रैवलर्स, स्कॉलर्स, पिलग्रिम्स एंड रॉयल एम्बेसडर्स विजिटेड इंडिया during the medieval period and left behind the account of their journey and experience। सारे अपनी जर्नी और उसको जो एक्सपीरियंस है उन्होंने रिटन फॉर्म में लिखा। तो ये जो राइटिंग्स है दैट ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर दैट हिस्टोरियंस। फिर रॉयल डिक्रीज, रॉयल डिक्रीज क्या है, जो फरमान जारी होता था, जो नोटिस होती थी, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स होते थे और आर्कीव्स इन द फॉर्म ऑफ रॉयल डिक्रीज और फॉर्मेट्स इश्यूड बाय रूलर्स फॉर्म अ पार्ट ऑफ दिस लिटरेरी सोर्सेज। तो ये जो रॉयल डिक्रीज भी थी वो भी एक तरह का फॉर्म ऑफ लिटरेरी सोर्सेज था, ठीक है। नाउ कम टू द लिटरेरी सोर्सेज ऑफ मेडिवल हिस्ट्री। उसके पहले यहाँ थोड़ा सा आप देख लो। वी शैल रीड अबाउट द आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री इन डिटेल एज वी स्टडी द वेरियस रूलर्स एंड डायनेस्टी इन मेडिवल इंडियन हिस्ट्री एंड द आर्किटेक्चर ऑफ द पीरियड इन दिस बुक। हम लोग आगे पढ़ेंगे सारे चीज़ें जो हिस्टोरियंस के जो रूलर्स हैं उनकी डायनेस्टीज़ के बारे में, आर्किटेक्चर के बारे में और इंडियन हिस्ट्री के बारे में, ठीक है। लेकिन उसके पहले थोड़ा सा लिटरेरी सोर्सेज देख लेते हैं इंडियन हिस्ट्री के, सोर्सेज ऑफ मेडिवल इंडियन हिस्ट्री के। अब ये क्या थे देखते हैं। लिटरेरी सोर्सेज ऑफ मेडिवल इंडियन हिस्ट्री। अब देखो यहाँ पर पृथ्वीराज रासो, भाई चंद बरदाई, उन्होंने बायोग्राफी लिखी, उसकी जीवनी लिखी, बायोग्राफी पृथ्वीराज की। और क्या है, राजपूत रूलर पृथ्वीराज चौहान के रेन की, उनके शासनकाल के। उसी तरह से आप देखो, आप कम से कम आपको ये याद रखना ज़रूरी है कि कौन सा जो किताब है, जो टेक्स्ट है, वो किसके बारे में लिखा गया। हुमायूं नामा, हुमायूं नामा बाय गुलबदन बेगम, उनकी सिस्टर थी हुमायूं नामा गुलबदन बेगम। ही रोट अबाउट द हुमायूं, टेल्स अबाउट द रेन ऑफ द मुगल एम्परर हुमायूं, हुमायूं की जो है रेन के बारे में इसमें लिखा गया। उसी तरह से आप देखो अबुल फजल्स अकबरनामा, अबुल फजल्स अकबरनामा, ये एक कोर्ट क्रॉनिकल है, रिकॉर्ड ऑफ अकबर रेन्स बाय अ कोच हिस्टोरियन। थर्ड वॉल्यूम ऑफ अकबरनामा डिस्क्राइब द एडमिनिस्ट्रेशन एंड, ये इसमें जो अकबरनामा वो भी 3 वॉल्यूम थे। तो फर्स्ट वॉल्यूम में उनकी डायनेस्टी के बारे में, सेकंड वॉल्यूम में उनके रेन के बारे में, उनके एक्सपेडिशन मतलब जो
फाइटिंग्स थी किसके किसके साथ हुई, उनके मतलब उनके कॉन्कर के बारे में, और थर्ड थी उनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, इस तरह से लिखा गया। आईने अकबरी जो है, आईने अकबरी टेल अस अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द अकबर एंड इंक्लूड स्टैटिकल रिपोर्ट ऑफ दिस हिज एम्पायर। फिर उसके बाद आपको देखो फॉरेन ट्रैवलर्स है, बहुत सारे फॉरेन ट्रैवलर्स भी आए उस टाइम में, तो उन्होंने भी बहुत लिखा। अल-बिरूनीज़, देखो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अल-बिरूनीज़, तारिख़ुल हिंद, रिहाला बाई IBN बटूटा, ये भी फॉरेन ट्रैवलर थे। तो उन्होंने जो ट्रैवलर ये जो IBN बटूटा थे, ट्रैवलर एंड स्कॉलर फ्रॉम मोरक्को, visited India during the तुगलक रूल, tell us about the geography of India। उन्होंने जो तुगलक रूल्स के समय विज़िट किया था इंडिया, और उन्होंने जोग्राफी ऑफ इंडिया के बारे में बताया था। IBN बटूटा कहाँ से वो बिलोंग करते थे? मोरक्को से। उसी तरह से अल-बिरूनी भी एक फॉरेन ट्रेवलर थे। एंड अल-बिरूनी accompanied महमूद गजनी on his campaign into northern India and left an account। उन्होंने महमूद गजनी की जो कैंपेन है इंडिया में उसके बारे में बताया। ठीक है, तो ये सारे जो टेक्स्ट है, लिटरेरी टेक्स्ट दैट गिव्स अस द नॉलेज अबाउट द आवर पास्ट। नाउ कनेक्ट टू हिस्ट्री। कनेक्ट टू हिस्ट्री देखो, कैलीग्राफी। कैलीग्राफी क्या है? एक आर्ट ऑफ राइटिंग है, वेरी आर्टिस्टिक मैनर, आर्ट ऑफ राइटिंग इन आर्टिस्टिक मैनर, दैट इज कॉल्ड calligraphy। So calligraphy, one of the art writing alphabets in an artistic manner, was common feature of the manuscripts written during the medieval period of Indian history। तो यह एक बताया जा रहा है कि जो उस समय मैन्युस्क्रिप्ट्स थे उनमें जो आर्ट ऑफ राइटिंग थी वो कैलीग्राफी थी। फ्लोरल एंड जियोमेट्रिक मोटिव्स वेयर यूज्ड टू डेकोरेट बुक्स एंड मॉन्यूमेंट्स ऑफ द पीरियड। जो फ्लोरल ज्योमेट्रिक मोटिव्स होते थे वो बुक को डेकोरेट करने में यूज़ करते थे, या मॉन्यूमेंट को डेकोरेट करने में यूज़ करते थे। ऑल्दो द नॉलेज ऑफ कैलीग्राफी ऑलरेडी एग्जिस्टेड इन इंडिया, पर्शियन इन्फ्लुएंस लेड टू द राइज ऑफ डिस्टिंक्टिव स्टाइल। मतलब ये जो कैलीग्राफी तो एग्जिस्ट कर रहा था, लेकिन उसके बाद पर्शियन भी काफ़ी इन्फ्लुएंस हुआ और एक स्टाइल, डिस्टिंक्टिव स्टाइल का जन्म हुआ एट दैट पीरियड। क्योंकि दो कल्चर, दो जो आपस में मिलते हैं ना, तो नया डेवलपमेंट होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक कम टू द ब्रॉड हिस्टोरिकल ट्रेंड्स इन द मेडिवल पीरियड इन इंडिया। ओके, before we develop deeper into the complex details of the medieval Indian history, let us try and get a broad understanding of the political, social, economic and cultural changes that took place during this period। तो यहाँ पर हम लोग एक ब्रीफ में देखेंगे कि क्या पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल चेंजेस हुए ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड। ये आप नेक्स्ट के चैप्टर में फिर डिटेल्स में सारे जाएंगे हम लोग कि क्या क्या चेंजेस हुए। तो यहाँ सबसे पहले देखो रीजनल किंगडम, राइज ऑफ द रीजनल किंगडम। अभी ये जो नेक्स्ट हमारा सेकेंड चैप्टर है वो यही इसी पर बेस्ड है। तो यहाँ पर बताया गया कि द मेडिवल पीरियड वाज मार्क्ड बाय द राइज ऑफ द रीजनल किंगडम थ्रू आउट द कंट्री। छोटे छोटे किंगडम्स में, मैंने आपको पहले भी बताया कि छोटे छोटे किंगडम्स में डेवलपमेंट होने लगा था हिंदू राजाओं का। An important group of people rose to prominence during this period, primarily as the warriors and kings in northern and central India. These people were called the Rajputs। और जो prominent groups का dominance जो बढ़ रहा था वो किसका था? वो राजपूत का था। And Rajput means it is derived from राजा का पुत्र, son of a ruler। हाँ, ये देखो, ये द राजपूत्स क्लेम क्षत्रिय कास्ट स्टेटस। और ये जो राजपूत थे अपने को किसके से क्लेम करते थे? क्षत्रिय कास्ट से। अब उस टाइम में 4 क्लैंस प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द हिस्ट्री ऑफ दिस पीरियड। यहाँ पर जो बताया गया है कि ये 4 जो क्लैंस थे, प्रतिहारास, द चौहान्स, द सोलंकीज एंड द पवार्स, जिसको परमार्स भी बोलते हैं, ये 4 क्लैंस का काफ़ी डोमिनेंस था रूल
दैट पीरियड में. दीज कैंप्स कॉल्ड देमसेल्व्स एज अग्निकुला. वो अपने आप को अग्निकुला बिकॉज दे क्लेम टू हैव ऑरिजिनेटेड डायरेक्टली फ्रॉम द सेक्रीफाइसियल फायर कंडक्टेड बाय सेज वशिष्ठा ऑन माउंट आबू. अग्निकुला इसलिए कहते थे कि वो डायरेक्टली दे आर ऑरिजिनेटेड फ्रॉम द सेक्रीफाइसल फायर. यज्ञ के अग्नि से वो उनका प्रादुर्भाव हुआ है, जन्म हुआ है. और किसके द्वारा? सेज वशिष्ठा जो कि माउंट आबू में है, हाँ, उनके सेक्रीफाइस से, उनके यज्ञ से. ठीक है. अब नाउ नेक्स्ट इज स्टैब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत. अब ये जो इसके बाद जो आया वो क्या था? स्टैब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत आफ्टर द अराइवल ऑफ तुर्क्स फ्रॉम द northwest and setting up of the Mughal Empire were important political events of the period. अब फर्स्ट हमने क्या देखा? राइज ऑफ द रीजनल किंगडम. और उसमें 4 क्लैंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे और दे आर claim that is they are from the Agnikula. They are originated directly from the sacrificial fire. अब ये जो क्लैन थे कौन कौन थे? प्रतिहारस, चौहान्स, सोलंकीज एंड परमार्स और या पवार्स. उसके बाद जो आया पॉलिटिकल चेंजेस आया वो था दिल्ली सल्तनत. अराइवल ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द दिल्ली सल्तनत आफ्टर द तुर्किवेशन. उसके बाद आया मुगल एम्पायर. ठीक है. ये देखो ये ट्रेंड है, ये चेंज होता जा रहा है धीरे धीरे. ये पॉलिटिकल ट्रेंड से जैसे कैसे बदलता जा रहा है. फिर उसके बाद मिडिवियल पीरियड का. उसके बाद द कस्टम ऑफ ग्रांटिंग लैंड टू नॉबल्स बाय द रूलर्स इन रिटर्न फॉर रेगुलर ट्रिब्यूट्स एंड मिलिट्री हेल्प वाज सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल ट्रेंड ऑफ द पीरियड. देखो शुरुआत में ही एक वर्ड आया था फ्यूडलिज्म. तो फ्यूडलिज्म ये जो था इस टाइम में ये भी एक ज़्यादा ट्रेंड कर रहा था मिडिवल पीरियड में. वो क्या है? तो ये फ्यूडलिज्म क्या है? क्या होता था कि जैसे कोई भी रूलर्स को मिलिट्री हेल्प देते थे जो और रेगुलर ट्रिब्यूट्स देते थे, गिफ्ट देते थे, तो उनको रूलर्स कहते थे ग्रांट करते थे लैंड. तो उनको क्या बोला जाने लगा? फ्यूडल. तो ये चीज़ भी इस टाइम में एक ज़्यादा जो है ट्रेंड कर रहा था मिडिवल पीरियड में. आई बात समझ में? नेक्स्ट द इम्पॉर्टेंट सोशल ट्रेंड्स. अब एक सोशल ट्रेंड्स क्या हो रहा था, चेंज आ रहा था, उसमें देखते हैं. द इम्पॉर्टेंट सोशल ट्रेंड्स ऑफ द मिडिवल एज इंक्लूड द इंक्रीज ऑफ नंबर ऑफ न्यू कास्ट, the rise of tribal groups with their own distinctive identities and customs, and a sharp distinction between the rural and urban areas. यहाँ पर समझने वाली बात है कि सोशल ट्रेंड जो चेंजेस आ रहे थे मिडिवल पीरियड में वो एक जो है ट्राइबल कास्ट का भी उदय हो रहा था, इंक्रीज़ हो रहा था उनके नंबर में. साथ में जो है अर्बन एरियाज़ और रूरल एरियाज़ उनकी भी अपनी एक आइडेंटिटीज़ बन रही थी. वो भी पॉपुलेटेड हो रहा था, अब वो भी बढ़ रहे थे, उनका भी जो है विस्तार हो रहा था. फिर द फ्लरिशिंग ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स. अब ये चीज़ सोशल ट्रेंड्स था वो हमने देखा. अब क्या हुआ? अब देखो इकोनॉमिक ट्रेंड्स में क्या चेंजेस आए. The flourishing of trade and commerce along with the introduction of more systematic assessment of land revenue were the significant economic trends of the medieval period. अब इसी दौरान जो ट्रेड एंड कॉमर्स में भी काफ़ी चेंजेस आए. नए नए सिस्टमैटिक भी जो है असेसमेंट का वो आने लगा. हाँ, लैंड रेवेन्यू किस तरह से कलेक्ट किया जाए, किस तरह से लैंड को डिवाइड किया गया कि इतने परसेंटेज आपको देना होगा, इतना परसेंटेज जो है रेवेन्यू आपको देना होगा. मतलब जो लैंड में क्रॉप्स होते थे उस पर टैक्स लगते थे. तो ये चीज़ें भी इस दौरान काफ़ी देखने को मिली. आगे हम लोगों ने चैप्टर्स में ये सारे इकोनॉमिक जो चेंजेस आए वो पढ़ेंगे. फिर द पीरियड also witnessed a revival of Hinduism. रिवाइवल हिंदूज़ में रिवाइवल आया. क्या उसमें चेंजेस आया वो सारी बातें आगे के चैप्टर. सूफिज़्म आए और उसके बाद इस्लाम में चेंजेस आया तो सूफिज़्म और भक्ति मूवमेंट. जो हिंदूज़ में चेंज आया तो भक्ति मूवमेंट आया. ठीक है. फिर रिलीजियस रिफॉर्म्स इन द फॉर्म ऑफ भक्ति एंड सूफी मूवमेंट्स वेयर मेजर डेवलपमेंट्स ऑफ द पीरियड. ठीक है. रिलीजियस रिफॉर्म्स हुए.
Architecturally, distinctive styles and technology arose, which added to grandeur and significance of medieval Indian buildings. आर्किटेक्चरली भी बहुत ज़्यादा चेंजेस इस पीरियड में आए, एक नए तरह के स्टाइल्स का डेवलपमेंट हुआ। क्यों? पर्शियन टर्क्स जो आए इधर उधर से, तो उनकी एक कुछ अपनी स्टाइल्स थे, इंडियन के अपने स्टाइल्स, तो उनके कल्चर्स जब आपस में मिंगल किए तो एक नया डिस्टिंक्टिव स्टाइल्स का जो क्या बोलते हैं डेवलपमेंट हुआ। तो हमने आगे देखो जो जो हमारा ताजमहल है, लाल किला है, वो एक अलग स्टाइल से है, वो भी सारे स्टाइल्स, आर्किटेक्चर स्टाइल्स, बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है ये आपके आगे के जितने चैप्टर्स उनका ही थोड़ा सा ब्रीफ स्टडी है कि ये सारी चीज़ें आई मिडीवियल पीरियड में। ठीक, ओके। नाउ व्हाट वाज हैपनिंग एल्सवेयर। जब भारत में मिडीवियल पीरियड चल रहा था तो उस समय विश्व के अन्य भागों में क्या हो रहा था, व्हाट वाज हैपनिंग एल्सवेयर। तो यहाँ पर देखो, द रेनेसांस was a cultural movement that took place between the 14th and 17th centuries, beginning in Italy and gradually spreading to the rest of Europe. Renaissance is a French word meaning rebirth or revival. The movement encompassed the growth and development of vernacular literature, introduction of a more natural technique in painting, and gradual reforms in education. Leonardo da Vinci, Raphael, and Michelangelo are the famous painters of this phase. तो ये जो रेनेसांस था ये एक कल्चरल मूवमेंट था जो कि स्टार्ट हुआ 14th सेंचुरी के लगभग इटली में, और फिर बाद में यूरोप के अन्य भागों में ये स्प्रेड हुआ। अब रेनेसांस का मतलब क्या होता है? रीबर्थ। रीबर्थ मीन्स इट प्रमोट द क्लासिकल फिलॉसफी एंड आर्ट एंड लिटरेचर, इन सारी चीज़ों में चेंजेस आए, डेवलपमेंट हुआ। वर्नाकुलर लिटरेचर में जो रीजनल लिटरेचर थे उनका डेवलपमेंट हुआ। इंट्रोडक्शन मोर नेचुरल टेक्निक की जो है इंट्रोडक्शन हुआ, वो जैसे इन द फील्ड ऑफ पेंटिंग है या एजुकेशन है, इन सारी फील्ड में। और इसमें एक और चीज़ आई सामने कि इसके कारण क्या हुआ, ए न्यू मेथड ऑफ लर्निंग जिसको कहा जाने लगा ह्यूमैनिज्म वॉज इंट्रोड्यूस्ड during the Renaissance, in which ancient texts were studied and understood through a combination of reasoning and empirical evidence. जो इसके कारण क्या हुआ, जो एंशियंट टेक्स्ट थे उसको जो समझना वो या उसकी स्टडी जो थी वो और भी मीन्स बिल्कुल रीजनिंग के साथ और विथ एक्सपेरिमेंटल एविडेंस के साथ समझा जाने लगा। तो ये सारी चीज़ें जो है उस समय वर्ल्ड के अन्य भाग में हो रही थी। तो यूरोप में जो उस समय हो रहा था मिडीवियल पीरियड में, वो क्या था? रेनेसांस, डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर। ठीक है, तो बच्चों यहाँ आपका ये चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हुआ, इंट्रोडक्शन चैप्टर था हमारा। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट वीडियो जो होगा अबाउट द टेक्सचुअल एक्सरसाइज। ओके, एंड आपको आफ्टर गेटिंग टेक्सचुअल एक्सरसाइज के साथ की टर्म्स भी दिए जाएंगे। आफ्टर गेटिंग PDF ऑफ टेक्सचुअल एक्सरसाइज एंड की टर्म्स यू हैव टू राइट द everything's in your notebook proper manner. Okay, next video we will discuss about the textual exercise. Okay, thank you students.